अलैकुम। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबका जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रहा होगा। जी दोस्तों, कल आप लोगों से मैंने अपना एक ज़ाती मसला, एक ज़ाती प्रॉब्लम जो आप लोगों से शेयर किया था। सीरियसली आप लोगों ने जो पैगामात दिए हैं, आप लोगों के जो कमेंट्स थे, सीरियसली वो पढ़ के ना दिल बहुत खुश हुआ। आप लोगों के जो प्यार भरे पैगामात, जो हौसले और जो हौसला अफजाई आप लोगों ने दिया ना, कसम से ना, बस मैं बोलूँ इसका ना कोई नेमो बदल नहीं है। कहते हैं ना कि अल्फाज, अच्छे अल्फाज होते हैं वो जो ज़ख़म है उस ज़ख़म के लिए मरहम बन जाते हैं, और जो बुरे अल्फाज होते हैं उस ज़ख़म के लिए समझो एक नमक पाशी के बराबर होते हैं। तो आप लोगों के जो अल्फाज थे वो सीरियसली पढ़ के दिल बहुत खुश हुआ। अल्लाह आप सबको खुश रखे, मेरी यही दुआ है। और सबसे बड़ी दुआ मेरी हमेशा हर नमाज में आप सबके लिए यही है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आप लोग एक अपने रोज़गार पे लग जाओ, एक ड्यूटी पे लग जाओ। बस इससे बढ़कर और कोई मैं आप लोगों के लिए दुआ नहीं कर सकता। बस मेरा सबसे पहला जो दुआ और आखिरी दुआ यही है आप सबके लिए कि बस अल्लाह आप सबको कामयाब करे। बस ये मेरा, और अभी तो मेरा मकसद भी यही है। मैं सीरियसली अभी सुबह शाम इसी तैयारी में लगा होता हूँ यार, अभी क्या कौन से वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, कौन सा इंपॉर्टेंट है। पुराने जो पास्ट पेपर्स है वो ढूंढता हूँ, ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जो कम वक्त बचा है, इस कम वक्त में आप लोगों का इतना तैयारी हो कि कम से कम आप लोग पास हो जाओ, टेस्ट क्लियर करो। आगे अल्लाह मालिक है, आगे डिपेंड करता है आप लोगों के मार्क्स का कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, किसके मार्क्स कम हैं, उसमें क्वालिफ़िकेशन के और बेसिक क्वालिफ़िकेशन के। लेकिन सबसे मेरा जो सब पहला टारगेट है कि आप लोगों को 100 में से 50 जो पासिंग मार्क है वो आप लोगों को इंशाल्लाह, ऐसा ना हो कि एक कोई 49 पे भी ना रह जाए। 150 ज़रूरी है, पास होने के लिए 50 ज़रूरी है। तो अगर 50 से ज़्यादा हो, 60 70 80 तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत कम हैं जो वीक हैं, कमज़ोर है, मुझे मालूम है सारे एक जैसे नहीं हैं, बहुत हैं जो कमज़ोर भी हैं पढ़ाई में। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरा मकसद ये है कि जो कमज़ोर हैं उनको आगे लेके जाना, उनको पास कराना। बस अभी मेरा जहन का मकसद जो बना हुआ है वो यही है कि जो वीक हैं पढ़ाई में उनको आगे लेके जाना। और अच्छा, ये इंग्लिश में मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह इसका 1-2 घंटे बाद इसका उर्दू में भी वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। क्योंकि हमारे जेवीटी वाले बहुत सारे भाई हैं वो इंग्लिश नहीं समझते हैं। सीरियसली आप लोगों के पैगाम मैंने पढ़ा, और इस चीज़ को मैंने महसूस किया कि यार आप लोगों के लिए ये मुझे बनाना चाहिए। कोई मसला नहीं है, मैं इसको इंग्लिश में भी बनाऊंगा और उर्दू में भी बनाऊंगा। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और आगे भी मेरा इसी तरह साथ देंगे। बस बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सीरियसली मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्लाह आप सबको सलामत रखिए और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जी, कल चैप्टर 3 तक हमने पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। आज इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम करेंगे कंप्लीट, और कोशिश करेंगे बहुत ही कम टाइम में इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो चौथा चैप्टर है वो है इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शंस। उर्दू में इसका मैं बनाऊंगा, ठीक है। जो उर्दू वाले भाई हैं प्लीज़ सब्र करें, इसका उर्दू आने वाला है, 1-2 घंटे में इसका वीडियो भी आप लोगों को पहुंच जाएगा। अच्छा, इसका जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। जी, चैप्टर नंबर 4 का जो पहला एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 1, बैक्टीरिया एंड फंजाई। यार कहता है बैक्टीरिया और फंजाई क्या है? हर्बीवोर्स है, ये घास फूस खाते हैं। सी है कार्निवोर्स हैं, गोश्त खाने वाले हैं। ओमनीवोर्स हैं, यानी गोश्त और सब्जी दोनों खाते हैं। या डीकम्पोजर्स हैं। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये बैक्टीरिया और फंजाई वो क्या है, डीकम्पोजर्स है, यानी तोड़ फोड़, तेलील कुंदा इसको बोलते हैं, तेलील करने वाले। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। कहता है कौन है वो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी खुराक बनाने वाले, तैयार करने वाले। ठीक है, खुराक को बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स है, बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो इसी तैयार वाले खुराक को खाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ डायरेक्टली खाते हैं, कुछ इनडायरेक्टली खाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम गोश्त खाएंगे तो क्या होगा, ये इनडायरेक्टली हुआ। क्योंकि अगर हम किसी बकरे का या बकरी का कोई भी गोश्त हम खाते हैं, तो बकरा बकरी है या गाय है, वो क्या करता है, वो तो घास खाता है ना, वो प्लांट्स को खाता है ना। तो हम क्या हुआ, इसका इनडायरेक्टली हम खा रहे हैं। तो खुराक बनाने वाले ज़मीन पर
बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हैं, बाकी सब तैयार खाने वाले हैं, ठीक है ना। किसी किसी घर में इस तरह होता है ना कि कमाने वाला एक बंदा होता है और खाने वाले ज़्यादा होते हैं। इसी तरह ये दुनिया का सिस्टम भी इसी तरह है। प्लांट बेचारे मेहनत करते हैं, बनाते हैं, लेकिन हम फिर भी इन प्लांट्स का ख्याल नहीं रखते। घर में इसी तरह होता है भाई, मतलब हर घर में नहीं होता, कुछ में इसी तरह होता है कि जो बेचारा कमा रहा होता है उसका उसकी ख्याल करने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। तो प्लांट्स का हमें बहुत स्पेशली ख्याल रखना चाहिए, सीरियसली। हम टोटली जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना, उन सब का डिपेंड है प्लांट्स पे है। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ एनिमल द हॉर्स इज। कहता है घोड़ा कौन सी किस्म का है, हर्बीवोर घास फूस खाता है, गोश्त खाता है, या गोश्त और घास दोनों खाता है, या डिकम्पोजर है। तो जाहिर सी बात है भाई, हमें सबको पता है कि घोड़ा है वो गोश्त सॉरी घास फूस खाने वाला है, ठीक है, यानी हर्बीवोर। ऑप्शन ए। वट आर लाइस। चूहा, चूहा क्या होता है। चूहा क्या है, ये किसी दूसरे लिविंग थिंग के जिस्म में जाके रहता है और वहां से अपना खुराक हासिल करता है, यानी ये क्या है, पैरासाइट है। पैरा, ऑप्शन सी। अच्छा, पैरा मतलब दो लफ्ज़ों से ये पैरासाइट बनाए गए, एक पैरा है और दूसरा है साइट। पैरा का मतलब है बिसाइड, यानी किसी के साथ रह के रहना, और साइट्स मतलब वहाँ से खुराक हासिल करना, यानी किसी और लिविंग के साथ रहकर उससे खुराक हासिल करना, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये वाला, व्हाट इज द रिलेशन सॉरी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉयन एंड डियर। कि ठीक है, लॉयन और डियर है, इनके दरमियान क्या ताल्लुक है। ये ऑप्शन ए, प्रिडेशन का, यानी शिकार और शिकारी का ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, जो लॉयन है वो शिकारी है और डियर है वो शिकार है, तो इनका ये ताल्लुक है आपस में। तो ये था चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 5, एटम, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। जी, इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो देखते हैं। पहला एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। कहता है जो कुदरती तौर पर पाए जाने वालों एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 92, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है मरकरी इज। मरकरी क्या है, मेटल है, नॉन मेटल क्या है। मरकरी मेटल है, ठीक है। अच्छा, ये एक वाहिद मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, ये चीज़ आप लोग नोट करना, ठीक है। कहीं पर भी आप लोगों से सवाल पूछे कि वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो क्या है, मरकरी है। नेक्स्ट, मैटर कंसिस्टिंग ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। अगर कोई भी मैटर है जो सिर्फ एक किस्म के एटम से पाया जाए उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। अच्छा, ये एलिमेंट की डिफिनीशन भी है, ठीक है। अगर एलिमेंट का आपको से पूछे कि एलिमेंट व्हाट इज एलिमेंट, तो आप लोगों ने बताना है मैटर कंसिस्टिंग ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, तो हम उसको एलिमेंट कहेंगे। सिंबल ऑफ कार्बन, कार्बन की जो अलामत है वो क्या है, ऑप्शन डी यानी सी। ये अलामत भी आप लोगों को आने चाहिए। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ग्रेफाइट इज अ डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है जो ग्रेफाइट है वो बिजली का क्या है, यानी इसको कंडक्ट करता है, या बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो जिससे करंट गुजर सके उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर वो नहीं है जो लोकल बस में होता है, ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये वो कंडक्टर है जो बिजली को जिससे क्रॉस कर सके उसको बोलेंगे कंडक्टर। जो बिजली जिससे क्रॉस ना हो उसको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर। अच्छा, ये जो ग्रेफाइट आप लोगों ने तो देखा होगा, ये सेल, रेडियो के अंदर जो हम सेल डालते हैं, अगर आप लोगों ने बचपन में सेल के साथ खेला होगा, इसको तोड़ा होगा, इसके अंदर एक ब्लैक सा एक रॉड, ठीक है, एक टुकड़ा होता है ब्लैक सा, इसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। जाहिर सी बात है, अब सेल के अंदर है तो इससे करंट गुजरना चाहिए ना, ये गुड कंडक्टर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट हम इसको यूज करते हैं किसमें, ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शंस में। अच्छा, नेक्स्ट और आखिरी इस चैप्टर का एमसीक्यूज है, मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड साल्ट। कहता है नेफ्थलीन और साल्ट को अलग करने के लिए कौन सा जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सब्लिमेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, एयर। देखते हैं इसके एमसीक्यूज। जी, इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 1, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज। हवा में नाइट्रोजन की कितनी मिकदार है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 78%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कहता है
फोटोसिंथेसिस या ज़ियाद तालीफ के अमल के दौरान कौन सा गैस है वो इस्तेमाल होता है? भाई ये इस एमसीक्यूज़ को थोड़ा समझो। अब मैं ये एमसीक्यूज़ आप लोगों से पहले भी पूछ चुका हूँ, यूट्यूब में मैंने इसको पेस्ट भी किया था, इसका पोस्ट किया हुआ था कि क्या है, तो कुछ ने ऑक्सीजन बताया था, कुछ ने भाई ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान बनता है, जो इस्तेमाल होता है वो मैंने पूछा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा करो, और टेस्ट में तो आप लोग बिल्कुल ही केयरफुली पहले सवाल को समझो फिर जवाब दो। और एक बार आपने निशान लगा दिया ना, फिर वो चेंज नहीं कर सकते आप। एक बार निशान लग चुका तो लग चुका, ठीक है। और इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना कि टाइम गुजर जाए, टाइम बहुत लिमिटेड होता है आप लोगों के पास। एक एमसीक्यूज़ के लिए आई थिंक 2 मिनट होते हैं, तो आपने 2 मिनट में उसका, वैसे तो 1 मिनट का भी काम है लेकिन 2 मिनट है, अच्छी बात है, सोच समझ के उसका निशान लगाना है। तो इसका है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है विच वॉज फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट एम्प्लॉय ऑक्सीजन। कहता है इनमें से कौन सा अमल है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता? तो रिस्पायरेशन है, बिल्कुल डेफिनेटली रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के बगैर ही नामुमकिन है। फोटोसिंथेसिस, हाँ ये चीज़ हो सकता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है, इस्तेमाल नहीं होता। बर्निंग, तो बर्निंग डेफिनेटली भाई इसमें ऑक्सीजन, अगर आप लोगों ने बचपन में एक हम मुझे याद है प्राइमरी स्कूल में थे तो हमें टीचर ने हमें बताया था कि भाई ऑक्सीजन जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो इसका एक तजुर्बा हमने किया था कि एक मोमबत्ती जलाया था, मोमबत्ती के ऊपर हमने शीशे का गिलास रखा था, तो मोमबत्ती जल रहा था, जैसे हमने शीशे का गिलास रखा तो थोड़ी देर बाद वो बुझ गया। क्यों बुझ गया? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। तो बर्निंग में भी, जलने के अमल में भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। रस्टिंग ऑफ द आयरन, लोहे को जंग लगना, ये भी ऑक्सीजन और नमी दोनों की वजह से होता है, ठीक है। तो हमें जो सही ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट, द गैस यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइजर्स। यूरिया फर्टिलाइजर्स जो खाद है उसमें कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है द गैस यूज टू मेक द ब्रेड स्पंजी। जो ब्रेड होता है वो आप लोगों ने देखा हो, ब्रेड जो नाश्ते में हम खाते हैं, वो देखा होगा, स्पंजी है, यानी स्पंज की तरह का टाइप है, इसमें छोटे छोटे खाने हैं, स्पेसिस हैं। तो वो किस वजह से होता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। इसके एमसीक्यूज देखते हैं जी। इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं, पहला नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज कॉल्ड सोल्यूशन। कौन सा मिक्सचर है जिसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोल्यूशन है इसको हम मिक्सचर, इसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, द सोल्युबिलिटी ऑफ विच कंपाउंड इन वाटर डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वैसे आमतौर पर हम वाटर का जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें जो इसका जो सोल्युबिलिटी है, हल पजीरी, वो बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज़ है, एक ऐसा चीज़ है जिसमें वो हल होना कम हो जाता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी को जितना गर्म करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम हल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एयर इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्वेंट। अच्छा, एयर, हवा है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसमें कहता है सॉल्वेंट क्या है? अच्छा, मिक्सचर, इसमें सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम मिकदार में उसको हम सोल्यूट कहते हैं। तो हवा में जो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा, मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा चीज़ हुआ? नाइट्रोजन हुआ। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। किस चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे डाउन हो जाते हैं? वो है सस्पेंशन। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को, एक डेली रूटीन की मैं आप लोगों को बताऊं एग्जांपल, कुछ दवाइयाँ, सिरप, शरबत, उसमें आप लोगों ने देखा होगा उस पर लिखा होता है सस्पेंशन। जिस दवाई पे सस्पेंशन लिखा हो ना, उसको हिला के पिलाने से पहले, पीने से पहले उसको हिलाना ज़रूरी है, ठीक है। उधर लिखा होगा ना, शेक बिफोर द यूज़, इस्तेमाल करने से पहले उसको हिलाओ फिर उसको। इसका मतलब ये है कि क्योंकि इसमें जो है ना, जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। अगर आपने बगैर हिलाए पी लिया ना, समझो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो इसका पानी है, और इसमें मीठा जो शुगर वगैरह होता है वो आपने पी लिया, जो काम का चीज़ है वो नीचे बैठ गए। तो आप इसको मिक्स करके अच्छा से हिला के फिर इसको आपने पीना है। तो जिस दवाई पे, जिस शरबत पे सस्पेंशन लिखा है उसको हिलाना मस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट, विच सब्सटेंस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल, ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हर चीज़ हल हो जाए, वो है भाई पानी, ठीक है। नमक डालो हल,
और शुगर डालो हल, पानी के ज़रात की डालो उसमें रेत के पार्टिकल्स, वो भी हल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये आप लोगों को दिमाग में इसको बिठा दें कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो वाटर है। नेक्स्ट चैप्टर है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी और इसके अकसाम, किस्में, इसकी हालतें। जी, इस चैप्टर का जो पहला एमसीक्यूज है, द एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कहता है एक मूविंग है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, वो हरकत कर रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी, यानी इसको बोलते हैं हर की तवानाई। कोई भी चीज़ हरकत कर रहा है तो उसमें एनर्जी होता है, वो कौन सा? काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, कोई चीज़ रेस्ट में हो तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है? ये सवाल आप लोगों ने इसका जवाब देना है कमेंट करके। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड। कहता है वो कौन सा एनर्जी का जरिया है जो रीन्यूएबल है, यानी एक बार इस्तेमाल किया उसको बार बार हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोयला है, कोयला को एक बार इस्तेमाल करके हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो अच्छी बात है, एक बंदा थोड़ा सा कोयला लेता उसको बार बार यूज़ करता, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल गैस, क्या हम सिलेंडर को भर के लाते हैं, उसको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक बार ख़त्म हुआ तो फिर वापस जाना पड़ेगा, इसको भरना पड़ेगा। एयर, एयर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर बार बार घूमता रहेगा, वो नहीं होता विंड एनर्जी, वो जो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं वो घूम रहे होते हैं, उसको बोलते हैं विंड एनर्जी। तो एयर को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल, अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं तो वो पेट्रोल एक बार हम यूज़ करें, क्या हम उसको दोबारा यूज़ कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी एयर है। व्हेन वर्क इज डन द एनर्जी इज। कहता है जब काम है वो वर्क डन हो जाता है, ख़त्म करते हैं, तो क्या हो जाता है? एनर्जी वेस्ट होता है। अच्छा, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एनर्जी हमेशा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता वो, बल्कि अपना फॉर्म है वो चेंज करता रहता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्टर। कहता है इसमें से कौन सा है जो एनर्जी कन्वर्टर नहीं है? अच्छा, रेडियो है, रेडियो अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लैंप है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पंखा है, वो भी इलेक्ट्रिक है, इसको सॉरी इसको विंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो चेयर है वो एनर्जी कन्वर्टर नहीं है। नेक्स्ट है एनर्जी प्रेजेंट डीप इन द अर्थ। ज़मीन के अंदर भी एनर्जी मौजूद होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल। जियो मीन्स ज़मीन, जियोथर्मल एनर्जी। जी, नेक्स्ट चैप्टर है फोर्सेस एंड मशीन्स। जी, इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो पहला ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल सिस्टम। व्हील और एक्सल सिस्टम का एग्जांपल, मिसाल कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली का जो फंक्शन है वो काम है वो क्या है? इसका सही जवाब है चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी ऑप्शन सी। विच पुली सिस्टम नीड्स लेस फोर्स टू लिफ्ट अ सर्टेन लोड। कहता है किसी भी लोड को, कौन सा जो पुली सिस्टम है एक कम फोर्स लगाने से, कम ताकत लगाने से उस वज़न को, किसी मखसूस वज़न को वो उठाता है। तो अच्छा, पुली में एक ऐसा है कि उसमें जो है जितने ज़्यादा पुलीज होंगे वो इतना आपने कम फोर्स लगाने की ज़रूरत होगा। कंसिस्टिंग ऑफ वन पुली वाला, टू वाला, थ्री वाला। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका डी, कंसिस्टिंग ऑफ फोर पुलीज। ज़्यादा पुलीज उसमें होंगे तो आपने कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, गियर सिस्टम इज एन एडवांस शेप ऑफ। ऑप्शन डी, व्हील एंड एक्सेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, gears whose teeth are interlocked। gears whose teeth are interlocked with each other। तो ये मूव करते हैं इन अपोजिशन, अपोजिट डायरेक्शन, एक मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की रोशनी की खुसूसियात। इस चैप्टर का पहला एमसीक्यूज, पैसेज ऑफ लाइट रे थ्रू सर्टेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन, ऑप्शन ए। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर।
वो है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। एक सीधा मिरर में जो इमेज बनता है, शीशे में इमेज बनता है, वो उस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनता है। मैक्सिमम लाइट इज रिफ्लेक्टेड, वो मिरर से, शीशे से। एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू सी ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल और बैरियर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए पेरिस्कोप, ऑप्शन ए। जी इस चैप्टर का आखिरी एमसीक्यूज, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये वाला, मीट एट पॉइंट एंड स्प्रेड। एक पॉइंट पे मिल जाते हैं और फिर वो फैल जाते हैं। 11वां चैप्टर है इन्वेस्टिगेटिंग साउंड। अच्छा, इसमें भाई टोटल 12 चैप्टर्स हैं। क्लास 6 का जो जनरल साइंस है बहुत लेंथी है। इस चैप्टर का पहला एमसीक्यूज, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ का आगे पीछे हरकत करने को कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? तो वो है वाइब्रेशंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होता है, मुंतकिल हो जाता है किसी वाइब्रेटिंग यानी वाइब्रेट की हुई चीज़ से इर्द गिर्द के मीडियम में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल। साउंड है, आवाज़ है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता, मुंतकिल नहीं होता। किस चीज़ में? वो है वैक्यूम में। वैक्यूम में क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कोई मीडियम ही नहीं है। हवा साउंड को मुंतकिल होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और वैक्यूम यानी खला, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। ये किस चीज़ में है? ये एयर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, और इस चैप्टर का आखिरी एमसीक्यूज वो है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर ट्रांसफर साउंड वेव्स टू द कोक्लिया। कहता है कि कान का, इंसान के कान का कौन सा हिस्सा है जो साउंड वेव्स को ट्रांसफ़र करता है? ठीक है, ट्रांसफ़र द साउंड वेव्स टू द कोक्लिया की तरफ इसको ट्रांसफ़र करता है। वो है ऑप्शन डी, बोन्स ऑफ द मिडल ईयर। मिडल ईयर में जो बोन्स पाए जाते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछा था कि स्मॉलेस्ट बोन्स है वो हमारे कान में मिडल ईयर में। जो लार्जेस्ट बोन है वो कौन सा है? तो उसका नाम मैंने पूछा था, आप लोगों ने बोला रान की हड्डी। जी बिल्कुल, आप लोगों का जवाब सही है, लेकिन इसका नाम है फीमर। एक कुछ ने इसका जवाब दिया था, बाकियों ने सिर्फ ये बोला था कि रान की हड्डी। इसको बोलते हैं फीमर, इसका नाम है फीमर, लार्जेस्ट बोन है। क्लास 6 का आखिरी चैप्टर स्पेस एंड सैटेलाइट्स। जी इसका पहला एमसीक्यूज है द मून इज़, मून क्या है? नेचुरल कुदरती सैटेलाइट है। किस चीज़ का? ज़मीन का, ज़मीन के गिर्द होता है। रशिया सेंट, रशिया ने स्पुतनिक इनटू स्पेस, अपना जो पहला जो सैटेलाइट भेजा था वो कब भेजा था? 1957, ऑप्शन बी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट है ज़मीन के गिर्द अपना एक पूरा राउंड मुकम्मल करता है वन डे में, एक दिन में। नेक्स्ट है द मैन हु कंप्लीटेड वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ वाज, पहला इंसान जिसने ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल किया, वो कौन सा? ऑप्शन डी, यूरी गेगेरन। जी आखिरी जो एमसीक्यूज है, द सैटेलाइट बदर वॉज सेंट इन टू स्पेस बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पहला जो सैटेलाइट भेजा था बदर 1, वो कब भेजा था? 1990 में, ऑप्शन डी। जी दोस्तों, ये था क्लास 6 जर्नल साइंस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और उर्दू मीडियम वालों के लिए इंशाल्लाह 1-2 घंटे में वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।